हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के जाने माने चित्रकार राम कुमार। राम कुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 में हुआ और मृत्यु 14 अप्रैल 2018 में। समकालीन भारतीय कला में राम कुमार का कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्त और अमूर्त दोनों पद्धतियों में कलाकार ने जो कृतियां रची वे एक तरफ तो कला को नया मुहावरा देती हैं तो दूसरी तरफ कला के समकालीन संदर्भों को नया अर्थ देती हैं। चाहे रंगों का प्रयोग हो, चाहे तुलिका घातों का चमत्कारिक आवेग हो या चित्रांश की व्यंजकता हो, रामकुमार की कला अपने सीधे अर्थों में समकालीन कला का महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे गुजरे बिना हम समकालीन भारतीय कला के पूरे परिदृश्य में से परिचित नहीं हो सकते। यह संयोग ही है कि रामकुमार चित्रकार के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार भी हैं। उनको अनेक कहानियाँ हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में शुमार होती हैं। रामकुमार का जन्म शिमला में 1924 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाने में लगे रामकुमार का रुझान चित्रकला में बचपन से ही था। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया, अनेक बाधाएं भी पार की। उनके जीवन में तब एक नई उमंग आई जब 1950 से 1952 तक पेरिस में चित्रकला के अध्ययन का अवसर मिला। उन्होंने विख्यात कलाकारों आंद्रे लोहोत तथा फेर्नांड लेजे के अधीन चित्रकला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1970 में उन्हें JRD बर्ड फेलोशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। एक कलाकार के रूप में इन वर्षों में रामकुमार ने लगातार संघर्ष किया, नए नए प्रयोग किए और कला के नए पाठों से परिचय प्राप्त किया। अपने स्वभाव से शांत चित्त और सौम्य रहने वाले रामकुमार को ऐसे अनेक अवसर पर गहरा दुख भी हुआ जब उनके कनिष्ठ लोगों को महत्व मिला, पर इससे बेखबर रहते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। पूरी निष्ठा से काम चलता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब वे कला के शीर्ष पर पहुंचे, कला जगत में एक उदाहरण बने और भारतीय कला में अपना एक अध्याय जोड़ने में सफलता प्राप्त की। रामकुमार के जीवन में 1960 तक का समय ऐसा रहा जब वे लेखन और कला सृजन के द्वैत में रहे। बाद में धीरे धीरे यह द्वैत समाप्त हुआ और दोनों ही स्तरों पर वे कार्य में लगे रहे थे। जहां पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थी भी बड़ी संख्या में रह रहे थे। विभाजन की इस मर्मांतक त्रासदी को उन्होंने महसूस किया तथा अपना पहला उपन्यास घर बने घर लिखा। अपनी कला में भी उन स्थितियों को दर्शाने की चेष्टा की। तब उनको कला आकृति मूलक ही होती थी। इस दौर की कला का जायजा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि रामकुमार की कहानियों और उपन्यासों के चरित्र उनकी कला में आते थे। अपने समय की मार झेलते चरित्र दुख, अवसाद और निराश में डूबते हुए दिखाई देते थे, जिनके सामने अब कोई सपना नहीं बचा था। परिवार में 2 बहनें, स्त्री, सपना, शहर और अलविदा अतीत जैसी आकृति मूलक कृतियों को विभाजन की त्रासदी से ही जोड़कर देखा जाता है। अपने उपन्यास, कहानियों एवं चित्रकृतियों में रामकुमार 20वीं सदी की उस भयावह त्रासदी से जूझ रहे थे जिसने लाखों जानें ली थी, लाखों घर उजाड़े, धर्म की चिंदियां बिखेरी। गौर से देखने पर इन कृतियों में एक गहरी कथा भी तैरती नजर आती है, जो कहीं गहरे उस भयानक अतीत में ले जाती है जहां सहादन, हसन, मंटो और
राजेंद्र सिंह बेदी सरी के कथाकारों की कहानियों से में मिलती है। इस दौर की कथा रचनाओं में रामकुमार इसी त्रासदी को रूपायित कर रहे थे। रामकुमार का अमूर्तता की ओर लौटना और भूदृश्य को चित्रित करना भी इसी घटना के कारण से हुआ, ऐसा नहीं है। शिमला जैसे पर्वतीय नगर में उनका जन्म हुआ। बचपन बहुत खूबसूरत वादियों में बीता। प्रकृति के मनोरम दृश्यों का अक्स उनकी स्मृति में ऐसा उतरा कि वह उनके कलाकार का स्थायी भाव ही बन गया। उनके लेखन में भी प्रकृति के उपादानों का वैसा ही चित्रण है जैसा उनकी कलाकृतियों में। जब वे किशोर अवस्था में 7वीं कक्षा के छात्र थे तो ड्राइंग के टीचर ने उन्हें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। अपने साहित्यिक संस्कारों के कारण ही जब वह पेरिस में कला शिक्षा ले रहे थे, प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवियों अरांगा तथा एलियार्ड के संपर्क में भी आए और उनसे कविता की सूक्ष्म बिंबात्मकता की प्रेरणा पाई। वस्तुतः रामकुमार के सृजन में साहित्य एक ऐसी भूमिका के रूप में रहा जो लेखन को तो आधार देता ही रहा, कला को भी अपने समय में से संवाद करने को प्रेरित करता रहा। आकृति मूलता में तो साहित्य एक आख्यान के रूप में अपनी जातीय संवेदना के साथ उपस्थित रहा, पर अमूर्तन में रचे भूदृश्यों में भी वह सांस्कृतिक विमर्श की पीठिका तैयार करता रहा। इस सूत्र के सहारे देखें तो रामकुमार की बनारस श्रृंखला की कृतियों में गहरी दार्शनिकता व साक्षरता है। यह दर्शन कला में जहाँ आकृति मूलता से मुक्ति का उद्घोष करता है, वहीं जीवन के कल्मशों से मुक्ति की घोषणा भी करता है। वह आगे चलकर ठोस वस्तु आर्किटेक्चर में बदल गई। रामकुमार के तीसरे चरण की कृतियों में भवन, मकबरे आदि के शिल्प सजगता से उभरे और लक्षित होते हैं, जो अमूर्तन में भी एक नए आस्वाद का सूचक हैं। ऐसी कृतियों में अनेक शीर्षकहीन काम शामिल हैं जो 1990 के बाद निर्मित हुए, पर सभी चरणों में की कलाकृतियों में रामकुमार का एकांत दृश्य उभरता है। एक शून्य को रचती हुई कृति अपनी निस्तब्धता में शांति का विन्यास देती है। इनमें दर्शक अपने भीतर के एकांत को पर्यवसित करता हुआ मौन से साक्षात्कार करता है। दूर दूर तक पसरी उदासी, शांति, सूनापन जैसे कलाकार के वैयक्तिक जीवन को साक्षात करते हों। यह कहीं कलाकार के भीतर का सन्नाटा भी है जो वितरागी है। कहते हैं कि रचना कृतियों के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। राजकुमार के व्यक्तित्व में उनकी कृतियों को चाहे प्रत्यक्ष न जोड़ा जा सके, पर यह स्पष्ट है कि इन कृतियों में प्रकृति, परिवेश और आज के समय के संताप की गहरी गूंज है। दूर तक पसरे पर्वत, विस्तार में झांकती रेत, खिड़कियों से दिखती चोटियां और रेखाओं में उभरते गुंबद, मेहराब, इमारतें और मकबरे अपनी निर्जनता से बहुत कुछ कहते हैं, जिसे रामकुमार की खामोशी सब कुछ कहती चलती है। इस कलाकार ने अपनी ही धुन में जिस तरह कला का सिद्धांत नहीं चलाया करते, उसी तरह रामकुमार के कलाकार को कला में आते जाते नारों की परवाह नहीं होती। वे अपनी ही मस्ती में बढ़े जाते हैं। जैसे कहानियों और उपन्यासों में अनेक चरित्र बढ़ते जाते हैं, सारी बाधाएं तोड़कर बढ़ते जाते हैं। मनुष्य के दुख दर्द को भी वे उसी परिधि में चित्रित करते रहे। शांत, सादा, धूसर और सहज रंगों में उनका कलाकार मनुष्य की वेदनाओं को रूपायित करता रहा। वे चाहते तो विद्रोह की ज्वाला अपनी कृतियों में भड़का सकते थे। दहकते रंगों के विकल्प उनके पास थे, पर वे चेतना को शांत कर मनुष्य की अनुभूति से
साझा करने वाले कलाकार हैं। उन्हें यही भूमिका महत्वपूर्ण और काम में लगी। उनकी शुरुआती कृतियों में टूटा आदमी दिखाई देता है, वह बिखरा हुआ भी है। हर तरफ उससे नाउम्मीदी मिलती है, पर ऐसा नहीं कि वह हार गए। उनमें लड़ने और जीत पाने का जज्बा कायम है। वह औरों पर दया दिखाते हैं, उसमें जबरदस्त करुणा का आवेग है। ऐसा मनुष्य बेबस दिखाई देता है, पर उस बेबसी में भी वह जीत के प्रति आश्वस्त होता है। रामकुमार ने विभाजन से विस्थापित हुए लोगों को तकलीफों के साथ देश भर में व्याप्त गरीबों को भी लक्षित किया और उसमें इंसानी जज्बे की तासीर देखी। अपनी सोच में जनाकांक्षा की कला को निर्मित करते रामकुमार में वह कर दिखाया जो प्रगतिशीलता और प्रतिबद्धता का लबादा ओढ़े हुए कलाकारों ने नहीं किया। ऐसा करते हुए समकालीन कला का एक व्याकरण रच रहे थे। वे बता रहे थे कि कला अपनी जातीय स्वरूप में समाज सापेक्ष हुई हुआ करती है। इस पूरी प्रक्रिया में साहित्य उनका संबल बना रहे हैं, जो लगातार उन्हें अपने समय से मुठभेड़ करने को प्रेरित कर रहा है। जो लोग रामकुमार को केवल अमूर्तन में देखने के आदी हैं और उनकी सामाजिकता का परीक्षण नहीं करते, वे वस्तुतः अपने को ही ठगते हैं। रामकुमार की कला के साथ भी नाइंसाफी करते हैं। यह कला केवल कला के सिद्धांत, प्रतिमानों और रेखीय मानदंडों पर नहीं आंकी जा सकती। उनके अमूर्तन को भी अपना एक शस्त्र है जो सामाजिक परिवर्तनों में घटित होता है। यह निष्पत्ति जो कला भावक नहीं जान पाता, उसे रामकुमार की कला को समझना आसान नहीं होगा। कुछ आलोचक उनको 1953 से 59 to 60 तक की कृतियों में व्यक्ति के अकेलेपन की खोज को लक्षित करते हैं। एक सीमा तक उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि इस दौर की कृतियों की आकृतियाँ कुछ खोजती सी जान पड़ती हैं। लगता है जैसे वह अपने में सिमट गई हों। कुछ है जो खाली हो गया है और वह उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह वह दौर है जब पूरी दुनिया में मानवीय संत्रास चरम पर था। भारत तो विभाजन की त्रासदी झेल रहा था, पर पूरा विश्व परमाणविक विभीषिका की आग में जल रहा था। आज गुजर जाए कल की उम्मीद पर प्रश्न टंगा था। ऐसे ही समय में हिंदी के कवि धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा था। उसमें कृष्ण की कायरतापूर्ण मृत्यु को लक्ष्य पर मानव भविष्य की चिंता में भारती ने लिखा था, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के कायर मरण के बाद। प्रभु का कायर मरण श्रद्धा का लोप था। श्रद्धा गई तो मनुष्य में भविष्य का क्या होगा। रामकुमार के इस दौर की कृतियाँ श्रद्धा की खोज को भी यत्न है। भारती की पंक्ति चित्कार करती है, पर रामकुमार की कृतियाँ गहरी खामोशी भी उम्मीद के साथ आसरा बनाए रखती हैं। सूजा, आरा जैसे अन्य प्रगतिशील कलाकारों की तरह निराश रामकुमार के यहाँ नहीं है भी तो उसमें उम्मीद की कौंध है, अपने पर भरोसा है और कदाचित लुप्त हो रही श्रद्धा की खोज। इन मनुष्यों की खोज भी है जो अपने से बेगाने होते जा रहे हैं। आगे की कृतियों में रामकुमार वेदनाग्रस्त आकृतियों को छोड़कर उजाड़ वन प्रांतरों को उठाते हैं, पर इस विषय पर अमूर्तता के बावजूद कलाकार के पहले वाले विमर्श को ही संप्रेषित करता है। यह आश्चर्य में डालने वाला तथ्य है कि चाहे रामकुमार की कला में कोई भी चरण क्यों न आए, उसमें परिवर्तन क्यों न घटित हो, सब चरणों में कलाकार की खोज श्रद्धा की ही रही है। ऐसी कला वह कलाकार ही दे पाता है जो अपने को कृति में विलीन कर देता है।
रामकुमार ने अपनी कला में निरंतर यही किया। रामकुमार की कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियों में प्रकाश पर छाया के बीच नदी, खंडहर, स्मृति, प्रतिबिंब, घर, घाट, बसंत, श्रद्धांजलि आदि की गणना होती है, जो उनके कुल शीर्षक और भूदृश्यों के अतिरिक्त हैं। थैंक यू।